2024 के लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी चीज उभर करके आई है वो ये है कि किस तरीके से बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसमें बिखराव आया है और क्या कारण रहे हैं, कैसे ये बिखराव आया, क्यों उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जहां पर बीजेपी ने 2014 में 73 सीटें अपने अलायंस यानी एनडीए के साथ जीती थी, 71 सीटें जो थी वो बीजेपी की थी और 2 सीटें उसके अलायंस को आई थी, अपना दल को आई थी। और इसी तरीके से 2019 में भी 62 और 2 इस तरीके से 64 सीटें एनडीए की आई थी। लेकिन वो क्या कारण आए जिनके चलते यूपी का जो सोशल इंजीनियरिंग का पूरा पैटर्न था वो कहीं ना कहीं दरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी के लिए कहीं मुश्किल दिखाई पड़ रही है। क्या यूपी में बीजेपी की सीटें 50 से कम हो जाएंगी, जैसा कि सोशल मीडिया पर इस टाइम ये एक एक वीडियो पर वायरल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वहां पर बीजेपी को कम नुकसान होने की बात की जा रही है, लगभग 2019 जैसा ही प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, अगर हम यूट्यूबर्स की बात करें, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो न्यूज चैनल चला रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो सब बीजेपी की सीट घटने का दावा कर रहे हैं। कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की 50 से भी कम सीटें हो सकती हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो 30-35 सीटें भी बीजेपी की आने की बात कर रहे हैं। हम इन सीटों की संख्या में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ फोकस इस बात पर है कि एक परिवर्तन आया है, एक परिवर्तन बीजेपी के वोट पैटर्न में भी आया है और बीजेपी की जो एक पकड़ थी वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई दिखाई दी है। और जिस तरीके से चुनाव फेज बाय फेज बदलता गया है उसके बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव बीजेपी के लिए उतना सरल या आसान नहीं रह गया है। जैसा कि जनवरी में जब अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें बीजेपी के लिए जीतना बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं होगी और ये बीजेपी आसानी से कर जाएगी। लेकिन ऐसे क्या परिवर्तन आ गए जिसके चलते बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक यूपी में लग सकता है। और जो क्रूशियल स्टेट हैं जहां का सोशल इंजीनियरिंग पहले से ही बीजेपी के फेवर में नहीं था, स्विंग स्टेट माने जा रहे थे, वहां तो बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो ये बात मान रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, और उड़ीसा में भी बीजेपी के लिए अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उतने अच्छे प्रदर्शन की बात की संभावना उभर के सामने नहीं आ रही है। और आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी सिर्फ 6 सीटें लड़ रही है, वहां पर उनका गठबंधन जो है वो तेलुगु देशम पार्टी के साथ है। बीजेपी के लिए इटसेल्फ खुद अपनी सीटें बढ़ाना जो है एक मुश्किल और टेढ़ी बात होगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो क्या यूपी में परिवर्तन हुआ, कैसे यूपी में चेंज आया, कैसे पूरे नॉर्थ इंडिया का जो काऊ बेल्ट है जिसे हिंदी पट्टी कहा जाता है, उस हिंदी पट्टी में किस तरीके से दलित वोटर जो है वो बदल गया। क्योंकि सबसे बड़ा जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने किया था 2014 से 2019, और फिर अगर हम विधानसभा चुनावों को भी जोड़ लें, चाहे वो 2017 का हो या 2022 का यूपी का हो, वहां सबसे बड़ी जो बीजेपी की सफलता की गारंटी बना था वो सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें बीजेपी ने मायावती के जो दलित वोटर हैं, उसमें खास करके जो नॉन जाटव वोटर है, उनको अपने साथ जोड़ने में उसे सफलता मिली थी। इसी तरीके से पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जैसे शाक हैं, कुशवाहा है, मौर्य हैं, इन जातियों को, लोध जाति तो पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ी रही है। इस तरीके की बहुत सी छोटी छोटी जो जातियां थी, निषाद जाति आ गई, राजभर जाति, इनको अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई और बीजेपी ने यूपी से बम्पर सीटें जीत करके दिल्ली का रास्ता तय किया। लेकिन अब 2024 में ये सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं दरक गई और उसका वजह क्या बना? उसका सबसे बड़ा वजह ये बना कि जिस तरीके से 400 सीटों की बात हुई, उन 400 सीटों के चलते कांग्रेस ने एक संविधान बदलने की बात रखी कि संविधान बदला जा सकता है, आरक्षण को हटाया जा सकता है। और इस बात की पुष्टि अरुण गोविल ने की, जो कि रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि ये हमें संविधान बदलने के लिए अब की जनादेश चाहिए, 400 सीटों की हमें आवश्यकता है, इसलिए 400 सीटें बीजेपी को चाहिए। इसी तरीके से अयोध्या के जो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने इस तरीके की बात करी। राजस्थान और कर्नाटक से हेगड़े, अनंत हेगड़े की भी जो है इस तरीके के स्टेटमेंट आए और उसके बाद कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने इस मुद्दे को लपका और संविधान बदलने की बात की। हालांकि शुरू में बीजेपी इस बात को समझ नहीं पाई और जब सेकंड और थर्ड फेज आया तो बीजेपी को इस चीज का एहसास हुआ कि ये 400 का नारा उसके लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ एक घटना और घटी। मायावती के भतीजे हैं आनंद, आकाश आनंद, और आकाश आनंद ने जिस तरीके से अपनी फेयर सी स्पीचेस दी, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया, जिस तरीके से बीजेपी के संबल कमल को उन्होंने टारगेट किया,
बीजेपी के बारे में, जो बिल्डोजर्स की सरकार है इस पर उन्होंने टारगेट किया और कई ऐसी बातें उन्होंने सीतापुर में कही जिसके चलते उन पर एफआईआर हुई और फिर मायावती ने आनंद को हटाया। अपने सक्सेसर का भी उन्होंने डिक्लेयर जो किया था उस पद से भी उनको हटा दिया और साथ ही साथ उनको जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था उससे भी उनको हटाया गया। और इसका मैसेज जो है बड़ा निगेटिव गया दलितों में, और खास करके जो जाटव वोट है जो कि मायावती का सपोर्टर है, जो कहीं भी डगमगाता नहीं है, हमेशा मायावती के साथ खड़ा रहता है, उस वोट ने भी शिफ्ट किया और वो साइकिल पर चढ़ गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि दलितों का पूरा एक थोक भाव में वोट जो है इंडिया अलायंस के फेवर में आ गया, कांग्रेस के फेवर में आ गया, और जहां जहां साइकिल लड़ रही थी वहां साइकिल के फेवर में गया। हरियाणा में दलित वोटर बहुत हैं, पंजाब में दलित वोटर हैं, पूरे देश में दलितों की एक अच्छी संख्या है, लगभग 20% वोटर आप दलित मान सकते हैं। तो इन दलितों ने जिस तरीके से वोट इंडिया अलायंस के फेवर में करना शुरू किया उसका इम्पैक्ट बीजेपी के ऊपर पड़ा है। और अब 4 जून को यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये सीटों में कितना कन्वर्ट हुआ है, सीटों की शक्ल में ये कितना डेंट आया है। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं और ये सीटें इतनी कम हो सकती हैं कि बीजेपी शायद अब संभवतः अपने खुद का 272 का जादुई आंकड़ा जो है अपने बल पर प्राप्त ना कर सके और बीजेपी को नए साथियों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एनडीए प्लस बनने की संभावना दिखती है। और इस एनडीए प्लस में क्या ममता बनर्जी आएंगी, क्या नीतीश कुमार साथ में बने रहेंगे, या वो कांग्रेस अलायंस के पास या इंडिया अलायंस के पास वापस लौट जाएंगे, क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, इसी तरीके से क्या शरद पवार की एनसीपी जो है इंडिया अलायंस के साथ रहेगी या बीजेपी के साथ आकर के एनडीए का पार्ट बन जाएगी। ये वो सारे सवाल हैं जो कि 4 जून को जाके खुल करके स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि दलितों ने जिस तरीके से वोटिंग करी है, क्योंकि दलित संविधान के प्रति, रिजर्वेशन के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहा है, और जिस तरीके से 400 सीटें जीतने की बात बीजेपी ने की और उसके बाद मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको जिस तरीके से हटाया गया, उनके ऊपर एफआईआर हुई और फिर उसके बाद मायावती ने दबाव के चलते ऐसा कहा जाता है कि उनको अपना न केवल सक्सेसर से हटाया बल्कि उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया गया। उसका बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया। और अगर मायावती इलेक्शन लड़ती, आनंद कैंपेन करते रहते हैं, आकाश आनंद के नेतृत्व में बीएसपी अपने चुनावी कैंपेन को यूपी में आगे बढ़ाती, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पूरे मुकाबले बहुजन समाज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में सफल हो जाती। और ऐसी स्थिति में बीजेपी को ज्यादा फायदा होता, क्योंकि मुस्लिम वोटों का न केवल विभाजन होता बल्कि दलित वोट भी मायावती के पक्ष में जाते, और ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए संभावनाएं ज्यादा बेहतर हो सकती थी। हालांकि ये सारा अब एनालिसिस 4 जून के बाद ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा कि क्या बीजेपी के पक्ष में गया और क्या विपक्ष में गया। कैसा रहा हमारा एनालिसिस, आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।